हेलो एंड वेलकम। मैं मधु शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में सक्सेस पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की पॉल साइंस के सेकंड पार्ट दो ध्रुवीयता का अंत का सेकंड पार्ट करेंगे। इस पार्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए पार्ट 1 देखना बहुत ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं। ओके, हम पार्ट 1 में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। इस चैप्टर में दो ध्रुवीयता का अंत है। दो ध्रुवीयता का अंत का मतलब है कि सोवियत संघ का पतन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, सोवियत संघ टूट जाएगा। विघटन सोवियत संघ के टूट जाने के बाद जो परिणाम हुए कि उसके बाद सोवियत संघ के खत्म होने के बाद क्या क्या हुआ, अब हम वो जानेंगे। सबसे पहला तो ये कि शीत युद्ध खत्म हो गया। भाई, जिन दो देशों में शीत युद्ध हो रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका में, जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो डेफिनेटली शीत युद्ध खत्म हो गया। ठीक है, दूसरी दुनिया के पतन के साथ साथ, अब यहाँ पे दूसरी दुनिया क्यों यूज हुआ है? दूसरी दुनिया में कौन से देश आते थे? आपको स्टार्टिंग में करवाया हुआ है ना, पहली दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया करके। तो दूसरी दुनिया में समाजवादी देश आते थे, साम्यवाद, जिसका जो उदाहरण था वो क्या था? सोवियत संघ था। अब सोवियत संघ खत्म हो गया तो दूसरी दुनिया भी खत्म हो गई। दूसरी दुनिया के पतन के साथ साथ शीत युद्ध की भी समाप्ति हुई। शीत युद्ध नई हथियारों की तेज होड़ शुरू की। ये बात भी आपको पता है कि शीत युद्ध के चलते ही देशों ने, जो अमेरिका और सोवियत संघ थे, इनके बीच हथियारों का एक कंपटीशन था, स्टार्ट हो गया था। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व को सैन्य गुटों में बांट दिया था। वो जो वो बनाया था इन्होंने, नाटो, सीटो, सेंटो बनाया था अमेरिका ने, और वार्सा पैक्ट वगैरह हुआ था। वो सब क्यों हुआ था? सैन्य गुट ही तो थे वो। और नाटो तो आज भी है। पहले नाटो में 12 देश थे और अब लगभग 30 हैं। शीत युद्ध समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी अब खत्म हो चुकी थी। दूसरा पॉइंट है, अमेरिका एकमात्र महाशक्तिशाली देश। ठीक है, दो महाशक्तियां थी, एक खत्म हो गया तो बचा कौन? अमेरिका। सोवियत संघ की समाप्ति के पश्चात अमेरिका एक अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की शह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था बन गई थी। जब उसके कंपटीशन में सोवियत संघ तो इनके बीच कंपटीशन चल रहा था, मगर अब जब साम्यवादी ऑप्शन में ही नहीं है, अब एक पूंजीवादी बचा और अमेरिका एक महाशक्तिशाली देश बना हुआ है, तो लोग उसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अब उसके पास पावर भी, अब अमेरिका इकलौती शक्ति है, तो पूंजीवाद जो उसकी विचारधारा थी उसे और ज्यादा क्या मिली? सकारात्मक एक पावर मिली, पॉजिटिविटी मिली। ठीक है, फिर है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी फुल फॉर्म याद कीजिएगा, हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसी संस्था विभिन्न देशों की सलाहकार बन गई, मतलब कि एडवाइजरी बन गई। जो विश्व बैंक है और जो IMF है, वर्ल्ड बैंक और IMF, अब देशों की सलाहकार बन बैठी। अब वो उन्हें एडवाइस करने लगी कि आपको क्या कैसे करना चाहिए। और लोग इनकी बातें भी मानते थे। क्यों? क्योंकि ये क्या करते थे? क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। ये जो संस्थाएं थी, आपको तो काम ही है, आपको तो पता ही है कि आपको पता ही है कि जो अमेरिका है, ये अमेरिका के अंडर में ही आती है। वर्ल्ड बैंक और जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये अमेरिका के अंडर में आती हैं। और यही तो डेफिनेटली ये भी क्या करेंगी? ये उसके पूंजीवादी विचारधारा के फैलाव में ही काम करेंगी। और उसके लिए क्या करती थी? ये देशों को कर्ज मुहैया करवाती थी। सोवियत संघ बिखर चुका है। सोवियत संघ के बिखरने के बाद वो जो USSR था, जब वो डूबने लगा, तो छोटी छोटी कश्तियां, से इस पिक्चर में काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि छोटी छोटी कश्तियां, मतलब कि यहाँ पे कुछ 15 जो राज्य थे जिनसे मिलकर सोवियत संघ बना था, वो बिखर गए, अलग अलग हो गए। यहाँ पे नाम तो विजिबल नहीं है, बट यू कैन सी रशिया, वी हैव ऑल। दूसरी दुनिया का अंत, ये पॉइंट मैं फर्स्ट पॉइंट में भी बोल चुकी हूँ। सोवियत संघ के विघटन के बाद, विघटन के साथ साथ विश्व से दूसरी दुनिया का भी अंत हो गया। तो दूसरी दुनिया में साम्यवादी देश आता था, और साम्यवादी देश क्या था? सोवियत संघ था। नए देशों का उदय,
सोवियत संघ के विघटन के बाद अब जो राज्य उसमें थे उनका क्या होगा, मतलब अब वो अलग अलग होने लगे और इसी को कहा गया यहाँ पे नए राज्यों का उदय, नए देशों का उदय। सोवियत संघ के अंत का एक अर्थ ये भी था कि नए देश का एक अर्थ था कि नए देशों का उदय। कुछ देश, खासकर बाल्टिक सोवियत संघ का एक राज्य है, ठीक है, कुछ देश जैसे कि बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे। अब वो जो देश थे वो एक तरीके से खुद को स्वतंत्र फील कर रहे थे, उन्हें लगता था अब नाउ वी कैन डायरेक्ट आवर कंट्री अकॉर्डिंग टू अस। उन्हें लग रहा था कि अब हम अपने अनुसार अपने देश को चला सकते हैं, हम अब स्वतंत्र हैं। और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, कौन सा संगठन, मतलब नाटो, जो कि अमेरिका का सैन्य संगठन है, जो कि किसके लिए बनाया हुआ था, लड़ाई के वक्त उनकी सहायता के लिए, कि अगर किसी भी एक देश पर हमला होता है तो सभी देश उसका पुरजोर विरोध करेंगे, हिस्सा बनना, ठीक है। काफी जो देश थे वो उसका हिस्सा बनना चाहते थे नाटो का, मतलब कि एक तरीके से वो अमेरिका में ही शामिल, अमेरिका के ही उसमें अंडर में रहना चाहते थे। मध्य एशियाई देशों ने रूस के साथ अपने जो मजबूत संबंध थे उन्हें बनाए रखा, और पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और चीन पश्चिमी देश में नहीं आता, ठीक है। पश्चिमी देशों, यहाँ पे एग्जांपल में अमेरिका देती है, फिर चीन तथा अन्य देशों के साथ संगठन बनाए। अब एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है यहाँ से, साम्यवाद शासन के बाद शॉक थेरेपी। जब सोवियत संघ से साम्यवादी शासन खत्म हो गया, ठीक है, साम्यवादी शासन मतलब जहाँ सरकार का शासन होता है A to Z, पिन से लेकर जहाज, सब कुछ सरकार के अंडर में ही होता है, वो खत्म हो चुका था। अब क्या हो रहा था, अब उसे बाहरी ताकतें जो हैं वो कंट्रोल कर रही थी। एंड व्हाट हैपेंड, शॉक, अब वहाँ पे एक जो लागू किया गया, वहाँ पे शॉक थेरेपी लागू की गई। शॉक थेरेपी क्या होती है, नॉर्मली शॉक थेरेपी डॉक्टर्स अपने पेशेंट को देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शॉक थेरेपी मॉडल, इसका मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, एक तरीके से इंजर्ड करके उसका इलाज करना। निर्देशक, डायरेक्टर कौन थे इसके, मतलब कि किसने ये लागू किया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि अमेरिका के यहाँ आपको पता है, और वर्ल्ड बैंक। लागू किस पे किया, पूर्वी यूरोप, रूस और एवं मध्य एशिया गणराज्य, मतलब कि अब जो सोवियत संघ बिखर चुका था उसके बिखरे हुए देशों के ऊपर, राज्यों के ऊपर। अब है इसकी विशेषताएं क्या थी, शॉक थेरेपी में उन्होंने एक्चुअली क्या किया। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण, अच्छा प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जो चीजें, जैसे कि पहले तो निजीकरण जैसा कुछ नहीं था ना, पहले तो सब कुछ सरकार के ही हाथों में था, मगर अब उन्होंने सरकार, राज्य की जो संपदा थी, जो गवर्नमेंट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो निजीकरण करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। और व्यवसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात की गई। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया, मतलब कि हर चीज का भी प्राइवेटाइजेशन करते ही जा रहे हैं। इनका मकसद यही था, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो पूंजीवाद को ही फैलाएंगे भी तो कैसे, और ये तो इनडायरेक्टली पूंजीवाद को ही फैलाने का काम भी कर रहे हैं। पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू की गई। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं की बाहरी व्यवस्था के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गया। कि पहले इनका जो रुझान था कि पहले सब कुछ सरकार करती थी, बट अब ऐसा नहीं है। नाउ दे आर चेंजिंग एवरीथिंग। कौन कर रहा था, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब माना जाने लगा कि पहले लोगों की थिंकिंग कुछ और थी, और अब क्या मानने जाने लगा कि ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। मतलब कि व्यापार करना है, विकास करना है तो व्यापार करना ही पड़ेगा। ये लोगों की अब थिंकिंग इसमें चेंज होने लगी। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी हो गया। मतलब कि मुक्त व्यापार क्या होता है कि अपने सामान को बाहर बेचना और बाहर के सामान को अंदर खरीदना, इस तरीके से मुक्त व्यापार की पद्धति उन्होंने शुरू की। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलेपन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तन तथा परिवर्तनीयता तथा मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण बन गई। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए जो भी उन्हें जरूरी लगा, जैसे कि वित्तीय खुलेपन, फाइनेंशियली जो फ्रीडम उन्हें थोड़ी बहुत देनी चाहिए, उदारवाद कह सकते हो आप एक तरीके से, उस सब की छूट दे दी गई। ये जो संक्रमण यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने एक बीमारी के तौर पे यहाँ पे वर्ड यूज किया,
ये वर्ड ठीक है बट ओके। इस संक्रमण में सोवियत खेमे से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आप इसे एज अ सोवियत संघ ले सकते हो। डेफिनेटली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सोवियत संघ एंड सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधन को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि अब आप इस चीज को सोचिए कि वो जो 15 गणराज्य थे ना, इनके आपस में भी तो कुछ संबंध होंगे ना व्यापारिक, कि एक राज्य से दूसरे राज्य कोई कुछ बेचता होगा और किसी और राज्य से कुछ खरीदता होगा। तो इन्होंने क्या किया, शॉक थेरेपी के तहत इन्होंने उनके आपसी व्यापारिक गठबंधन को खत्म कर दिया और खेमे की प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की बजाय, कि उनके आपसी संबंध जो थे उसे खत्म कर दिया, उन्हें जोड़ने की बजाय सीधा पश्चिमी मुल्कों के साथ जोड़ा गया, अमेरिका। अब है परिणाम। हाँ, इस तो हमें भी पता, शॉक थेरेपी के परिणाम बहुत पॉजिटिव तो नहीं रहे होंगे, ठीक है। जब हम बहुत ही जल्दी काम करते हैं, मतलब एकदम इन्होंने उल्टे ही बिल्कुल ही चेंज कर दिया, एकदम उल्टे ही कर दिया। जिस देश को अभी तक सरकार के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा था, अब उसे बाजारी ताकतें हैंडल करेंगी तो ऐसे ही होगा। फिर हुआ क्या, शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। कुछ भी हो, जनता तो बर्बाद होती है। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण सरकार के बजाय कौन कर रहा था, बाजारी ताकतें कर रही थी, ठीक है। जो अर्थव्यवस्था होती है जैसे कि तीन तरीके की होती है। पहले होते हैं एक जो सरकार के नियंत्रण में होती है, एक जो बाजार के नियंत्रण में होती है, एक जो मिश्रित होती है। बाजार में मिश्रित है, बाजार में कोई भी फैसला सरकार और जो बाजार होते हैं वो हम मिलके करते हैं। मगर वहां पे पहले सोवियत संघ में पहले तो सरकार हैंडल करी थी, बट फिर क्या हुआ, ये ताकतें बाजारी लोगों के हाथ में आ गई। फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग देश को चलाने की कोशिश की। इससे हुआ क्या, इसे इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल कहा जाता है, क्योंकि उद्योगों की कीमत, जो फैक्ट्रीज थी, उद्योग थे, उनकी कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने, मतलब कि बहुत ही कम दामों पर बेच दिया गया। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित उद्योग ढांचा चरमरा गया। मतलब कि राज्य नियंत्रित, वही रूस में जो भी पूरा जो सरकार नियंत्रित करती थी उद्योग, वो सब कुछ खराब हो गया और लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया, ठीक है। मतलब 90% उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। फोर्थ, रूसी मुद्रा रूबल, हमारी जैसे हमारी है, हमारा रुपया है, रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, अमेरिका के डॉलर है, ठीक है, के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मतलब कि उसकी जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा मार्केट में गिर गई। मुद्रास्फीति इतनी, अच्छा मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही, कि लोगों ने जो भी अपने भविष्य के लिए बचा के रखा हुआ था वो सब कुछ गया। अब है सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त हो गई, कि लोग पहले जो मिलकर सामूहिक खेती करते थे, ग्रुप में जो खेती करते थे, उसे खत्म कर दिया और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा में मौजूद नहीं रहे। मतलब कि लोगों को पहले जो खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद थी, कि उन्हें खाने पीने की तो कम से कम टेंशन नहीं रहती थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। रूस में खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। हमने पहले जो सोवियत संघ की विशेषता में एक पॉइंट पढ़ा था कि वहां पे सब कुछ वो खुद ही बना लेते थे, ठीक है, ये उसकी एक विशेषता थी। फिर हमने कमियों में पढ़ा था कि उसे बाहर से थोड़ा बहुत मंगवाना पड़ गया। मगर यहाँ पे क्या हुआ, अब रूस को, जो सोवियत संघ का एक छोटा सा पार्ट है, उसे भी खाद्यान्न का आयात करना शुरू करना पड़ा। मतलब कि अब वो अपने ही देश में अपने लोगों के लिए जो नेसेसरी जो चीजें हैं उससे उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। मध्यवर्ग मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मध्यवर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कार्यों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए। कि जो मिडिल क्लास लोग थे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान हुआ और जो लोग अकादमिक बौद्धिक कार्यों से जुड़े हुए थे वो बिखर गए या तो बाहर चले गए। कई देशों में एक माफिया वर्ग जो थोड़े क्रिमिनल टाइप होते हैं, ठीक है, माफिया वर्ग उभरा और उसने अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इनका तो काम ये होता है। फिर
ओके, पूर्व सोवियत संघ में शामिल, मतलब कि पूर्व सोवियत संघ की पहले जो सोवियत संघ था, जो सोवियत संघ पहले था, ठीक है, उसमें शामिल गणराज्य और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच विभाजन हो गया। विभाजन मतलब कि लोगों और जो अमीर थे अमीर हो गए, जो गरीब थे और ज़्यादा गरीब हो गए। पहले की व्यवस्था के विपरीत, मतलब कि पहले उनका क्या था, जो सरकार था उसका मोटिव ये था कि वो अमीर और गरीब के बीच का फासला कम करेगी और हर किसी को हर किसी को जो अनिवार्य जो जीवन के लिए जरूरी अनिवार्य चीजें होती हैं उन्हें उपलब्ध करवाएगी, ठीक है। अब इसके विपरीत इसका उल्टा हो क्या रहा था कि जो धनी वर्ग था, धनी तथा निर्धन और निर्धन होते चले गए। अमीर और गरीब लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई। आर्थिक असमानता, ठीक है। इन सभी देशों के संविधान, जो हर देश का एक संविधान होता है, किसी भी देश को संविधान के बिना चलाना तो पॉसिबल नहीं होता। अब जब 15 राज्य अलग अलग हो गए, उन सभी ने अपने को एक अलग देश स्वतंत्र कर दिया, तो अपने लिए वो तो बनाएंगे ना, संविधान तो बनाएंगे। तो अब इनके संविधान बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बनाया गया और उसके हाथों में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। कि वहां पे जो पावर का जो बंटवारा किया गया, शक्ति का बंटवारा कुछ इस तरीके से कर दिया गया कि राष्ट्रपति को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा शक्ति उपलब्ध करवा दी गई। फलस्वरूप क्या हुआ, जो संसद है वो कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत ही शक्तियां प्राप्त थी और उनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। भाई अब किसी के ऊपर जब अंकुश नहीं होता, जब किसी को जरूरत से ज्यादा या बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी जाती हैं, तो फिर बाद में वो तो सत्तावादी हो ही जाते हैं, अपनी पावर का मिसयूज करने ही लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज डोंट लाइक टू सब्सक्राइब, like and share, and you can comment us if you have any doubt, any problem, any suggestion. Thank you. तेरा पैर खराब हो रहा है क्या? तेरा बोलना बहुत जरूरी है क्या? ये देखना, तेरा पैर हो, मेरा नहीं है। मेरे को भी नहीं पता कैसे हो रहा है। कह रहा तेरा पैर खराब हो रहा है क्या?